हेलो, प्लीज कोई भी एक कंफर्म कर दे मेरी आवाज क्लियर है। चलिए हम लोग आपका सेशन शुरू करते हैं। हम लोग जून से करंट अफेयर्स लेंगे इन्वायरमेंट की। आज हम लोग सिर्फ जून की लेंगे, फिर हम लोग अगले हर एक सेशन में ट्राई करेंगे 2 से 3 महीने या हो सके तो 4 महीने के भी करंट अफेयर्स लें, ताकि अपने 3 से 4 सेशन में पूरा इन्वायरमेंट सेक्शन खत्म हो जाए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, जो हम लोग का जून 2019 का जो पहला टॉपिक है वो है जीएम कॉटन। जीएम कॉटन क्या अपना एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। इसमें जो कॉटन की हम लोग की जो नेचुरली अकरिंग जीन्स होती है, उसमें हम लोग बाहर की एलियन जीन्स, बाहरी जीन्स हम लोग और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो हम लोग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, जैसे अपनी जो मान चलिए 1 हेक्टेयर से पहले 1 कुंटल कॉटन निकलता था या कपास निकलता था, इस जगह अब हमारी जो पैदावार ज्यादा हो रही है 1.5 कुंटल हो रही है। या फिर कोई कीड़े वगैरह की ग्रोथ को रोकने के लिए कीड़ा जो बैठता है उसको रोकने के लिए, ताकि वो अगर कपास की फसल को खाना खाएगी तो मर जाए, ताकि फर्दर नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए हम लोग जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव करते हैं, उसके जीन्स में हल्का सा बदलाव करते हैं। अपना जो प्रचलन में है, योग में है, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? नॉर्मल कॉटन सीड में हम लोग 2 तरह की जीन्स, क्राई 1 एसी जीन्स और क्राई 2 एबी जीन्स, जो कि किससे ली गई है? सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से, बीटी से। किससे ली गई है? बैसिलस thuringiensis। ये क्या है? सॉइल में पाया जाने वाला एक तरह का बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरियम। इसको अगर हम लोग नॉर्मल कॉटन सीड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो बॉलवॉर्म बैठता है, जो कीड़ा बैठता है बॉलवॉर्म, वो अगर बैठेगा और उसको खाएगा, अगर हमारे बीटी कॉटन को खाएगा तो वो मर जाता है। इसमें मॉन्सेंटो, जो इसकी जो कंपनी ये बनाया किसने था, ये बीटी कॉटन मॉन्सेंटो ने बनाया था, ये कंपनी है। आप लोग को पॉइंटर वगैरह क्लियर विजिबल है? जो भी चीज मैं पॉइंट कर रहा हूँ प्लीज कंफर्म कर दीजिए। रिंकी प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आपको पॉइंटर विजिबल है रेड कलर का? मॉन्सेंटो जो कंपनी है, इसने बनाया था ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। दो इन्होंने 2 वैरायटी निकाली, बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2। इन्होंने एक नया लेके आए, एक नए 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 तरह का जीन मॉडिफिकेशन करके उसमें क्या किया, बीटी कॉटन, जिसमें कि पहले से क्राई 1 एबी, सॉरी क्राई 2 एबी और क्राई 1 एसी चीज थे, उसमें इन्होंने एक और क्या मिला दिया, CP4 EPSPS जी। ये किससे लिया है इन्होंने? ये कौन सा बैक्टीरिया से लिया? एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसियंस, ट्यूमफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस। ये क्या है? ये ग्लाइफोसेट, यानी जो कि एक तरह का हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड जो कि कुछ कीड़े वगैरह के लिए या कोई
वीड ग्रोथ है, जैसे खरपतवार की ग्रोथ वगैरह रोकने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है अपना ग्लाइफोसेट, हेर्बिसाइड खरपतवार की उसके लिए। तो अगर हम ग्लाइफोसेट को किसी नॉर्मल क्रॉप वगैरह में डालते हैं तो उससे जो क्रॉप है, जो फसल है, उसी को नुकसान पहुंचने लगेगा और फसल खत्म होने लगेगी। तो इन्होंने, लेकिन अगर कॉटन में अगर हम ये जीन मिला देते हैं फिर उसके ऊपर से अगर हम लोग ग्लाइफोसेट डालते हैं तो इससे हमारी कॉटन की फसल खत्म नहीं होगी। ये सब क्या करेगा, पिंक बॉलवॉर्म को मारेगा। मतलब एक, तो अब ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ गई, एसटीबीटी कॉटन। एसटीबीटी कॉटन इस वजह से इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्योंकि जो क्राइबन ईस्टर क्राइटो एक ही चीज से इंट्रोड्यूस करने से जो नए तरह का कीड़ा आ चुका था पिंक बॉलवॉर्म, वो खत्म नहीं हो रहा था। वो किससे खत्म हो रहा था, ग्लाइफोसेट से। लेकिन अगर हम लोग ग्लाइफोसेट को नॉर्मली यूज कर देंगे बीटी कॉटन के ऊपर तो उससे फसल का भी नुकसान हो जाएगा, फसल भी खत्म होगी। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने CP4 जीन को इंट्रोड्यूस किया किसमें, बीटी कॉटन में। तो वो बन गया एचटी बीटी कॉटन। एचटी मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट, जो हर्बिसाइड को भी टॉलरेट कर सके। ये क्या करेगा, सिर्फ पिंक बॉलवॉर्म को मारेगा और उसके अलावा किसी चीज को नहीं मारेगा। ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट रजिस्टर्ड है इंडिया में सिर्फ टी और नॉन क्रॉप एरिया में डालने के लिए। हम लोग इसके अलावा चाय और नॉन क्रॉप एरिया के अलावा और कहीं भी ग्लाइफोसेट को नहीं डाल सकते हैं। हुआ क्या है, रिसेंटली एसटीबीटी कॉटन को महाराष्ट्र सरकार ने जो अपनी, आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं। इस चीज को कंट्रोल कौन करता है कि बीटी कॉटन वगैरह को, कि जीएम क्रॉप्स को कौन अलाउ करता है कौन नहीं करता है, वो अपनी जो कमेटी है वो है जीसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमेटी। ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इस्टेब्लिश कौन से एक्ट के अंडर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये रजिस्टर्ड है। और कौन कंट्रोल करता है किस तरह की सीड यूज होनी चाहिए, यानी सीड एक्ट 1966 और कॉटन एक्ट 1957 की किस वैरायटी कॉटन निकलेगा। कौन सी जीएम क्रॉप अभी इंडिया में अलाउड है, सिर्फ वो है सिर्फ जीएम कॉटन। हम लोग न्यूज में देखते होंगे कि बात चल रही है जीएम, कहीं जीएम मस्टर्ड की बात चलती है, कहीं जीएम मस्टर्ड की बात चल रही होती है, कहीं बीटी ब्रिंजल यानी ड्रैगन की बात चल रही होती है। लेकिन ये दोनों चीजें अभी अलाउड नहीं है, कहीं बीटी ब्रिंजल अलाउड है, ना ही जीएम मस्टर्ड यानी सरसों भी ऐसी अलाउड नहीं है। अभी जीएसी ने मांग की है महाराष्ट्र सरकार से कि एसटीबीटी कॉटन को किसी भी तरह ग्रो करने से, एसटीबीटी कॉटन कहीं भी बोया ना जाए। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन क्या है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ये है कि जहां भी फॉरेस्ट खत्म हो रहा है या फिर जो अपना फॉरेस्ट लैंड है वो एक डिजर्टेड लैंड हो गया है, जहाँ पे जो पेड़ है उनकी आबादी कम होती जा रही है, उनको फिर से उस फॉरेस्ट जो पहले मान चलिए अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में अगर 1000 पेड़ हुआ करते थे और अब वो घट के सिर्फ 200 या 300 रह गए हैं, तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के अंदर वापस से 1000 पेड़ किए जाएंगे। वो है अपना फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन, मतलब वापस से फॉरेस्ट को ग्रो करना जहाँ की फॉरेस्ट खत्म हो चुका है। ये इंडिया ये प्रोजेक्ट लेने वाला है कौन से 5 स्टेट में, हरियाणा में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में और कर्नाटका में।
इस प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड इन पार्टनरशिप विद IUCN। ये आपका सीधे पीटी क्वेश्चन में यहाँ से बन सकता है कि फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? वो होगी नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड इन पार्टनरशिप विद IUCN। कौन सी होगी? नेशनल एफोरेस्टेशन एंड बोर्ड इन पार्टनरशिप विद IUCN। अब मान के चलिए अगर किसी जगह पेड़ लग रहा है तो उसके इंडिया में क्या, इंडिया के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? पहली चीज, इंडिया ने कुछ एक आप लोग बता सकते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कौन सी UNFCCC की कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में आए थे? जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे, ये था कि हम लोग कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जिससे कि क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा जो रैपिड क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एक तो होना होने पाए, और प्लस उसके जो इम्पैक्ट है उनको हम रिवर्स कर सकें। तो जो हर एक कंट्री कमिटमेंट करती है, जैसे हम लोग किसी चीज की कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग आज से रोज एक, हमारे पास एक जमीन है, खेत है, उसमें हम आज से रोज एक पेड़ ग्रो करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे ताकि हमें उस जमीन पे अच्छा खासा बाद मिल जाए। ऐसे ही इंडिया ने कुछ कमिटमेंट किए थे। तो इससे क्या होगा? फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन पॉलिसी, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट अपना एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है। तो फॉरेन लैंडस्केप रेस्टोरेशन इससे इंश्योर करेगा कि इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे ट्री और फॉरेस्ट कवर के थ्रू 2030 तक, तो ये पूरा होगा। दूसरा कमिटमेंट कहता है बॉन्ड चैलेंज प्लेज, ये भी जो कि NDC था, ये भी UNFCCC COP21 यानी पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का ही पार्ट था। इसमें क्या था कि एक ग्लोबल एफर्ट किया जाएगा बॉन्ड चैलेंज। ये बॉन्ड चैलेंज बहुत जरूरी है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए हम लोग, ये क्या है, ये ग्लोबल एफर्ट था कि 150 मिलियन हेक्टेयर जो वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेड लैंड या डिग्रेडेड लैंड है, जो कि खत्म होता जा रहा है, जहाँ फॉरेस्ट वगैरह खत्म हो जा रहा है, वहां पे हम 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड में वापस से फॉरेस्ट बनाएंगे 2030 तक, और 350 मिलियन बनाएंगे 2030 तक। इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया ने बोला था कि हम 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेंगे, वापस से जंगल बनाएंगे 2030 तक, और इसमें 8 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी करेंगे 2030 तक। और NDC क्या थे? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यह है 1994 का एग्रीमेंट है। उन्नीस सौ चौरानवे एग्रीमेंट है ये, सोल लीगली बाइंडिंग। आप लोग ध्यान रखेंगे UNCCD एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये UN रियो कन्वेंशन था जो कि 1992 में हुआ था। उसमें एक तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक्सेप्ट किया गया था, और तीसरा था अपना यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये 3 रियो कन्वेंशन है, जो रियो कन्वेंशन रियो 1992 का पार्ट बने थे, यूएनएफसीसी, सीपीडी और यूएनसीसीडी। इसकी एक पब्लिकेशन है ग्लोबल लैंड आउटलुक। ग्लोबल लैंड आउटलुक कौन पब्लिश करता है? यूएनसीसीडी। किसी को याद आया इंडिया के और 2 एनडीसी क्या थे? कोई भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया के 2 और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये थे। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि हमें पेड़ लगाने हैं 2030 तक, कितना टोटल 21 मिलियन हेक्टेयर, ताकि हम लोग एक कार्बन सिंक डेवलप कर सके। दूसरा, जो हमारे एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, वो हमें कितना 1/3 रिड्यूस करना है। कब तक? 2030 तक, जो कि हमारे 2005 का लेवल था, उससे एक तिहाई हमें कम करना है। मान चलिए कि अगर हमारा एमिशन 2005 में 30 मिलियन टन हुआ करता था, तो हमें 2030 तक कितना लेके आना है? 20 मिलियन टन तक लेके आना है, यानी एक तिहाई कम करना है। और एक तीसरा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये था कि 2030 तक हमें 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। नॉन फॉसिल मतलब हम लोग ना कोयले का प्रयोग करेंगे, ना तेल का प्रयोग करेंगे। हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सोलर एनर्जी का, टाइडल एनर्जी का, विंड एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्सेज वगैरह हम लोग उपयोग करेंगे, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ओजोन पॉल्यूशन की बात करते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन अपना एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। 2 तरह के टाइप्स होते हैं। गुड ओजोन, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो कि अपनी यूवी रेस को रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है। बैड ओजोन कहाँ होता है? ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। ये अपना एक ग्राउंड लेवल ओजोन होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल ओजोन इज पॉल्यूटिंग, तो आंसर गलत होगा। सिर्फ जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ये ही पॉल्यूटिंग होता है। ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनता है? हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ये क्या होता है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, या सीओ वगैरह या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ये जब O2 से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, तब सनलाइट की यानी ड्यूरिंग सनी डेज, तब जाके अपना ग्राउंड लेवल ओजोन बनेगा। तो जो अपने चूंकि जो अपने प्राइमरी पॉल्यूटेंट है नॉक्स, जगह वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं। नॉक्स हो गया या सीओ हो गया या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने क्या ओजोन प्रिकर्सर्स, या जिनकी वजह से ओजोन बनेगी। अब ये क्या है? ग्राउंड लेवल ओजोन एंड PM2.5 प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। स्मॉग क्या? स्मोक प्लस फॉग स्मॉग, ये अपना सबसे ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मॉग। अगर क्वेश्चन आया ओनली 2.PM2.5 एंड नॉट ओजोन इज प्रिकर्सर, यानी जरूरत नहीं है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। दोनों ही ग्राउंड लेवल ओजोन और PM2.5 स्मोक फॉर्मेशन करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एग्रीमेंट वगैरह है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी, ये क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, जो कि कौन से ओजोन को खत्म कर रही है?
अपनी ऊपर की गुड ओजोन को खत्म कर रही है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन को जो खत्म कर रही है। उससे रिलेटेड था अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसी में किगाली अमेंडमेंट आया था, जो कि अपना एचएफसीज है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उनको 2016 तक हटा दिया गया। एचएफसीज वगैरह कहाँ से रिलीज होता है? एयर कंडीशनर फ्रिज वगैरह इन सबसे जो रिलीज होते हैं। फिर हम लोग होते हैं कुछ इंडेक्स है जो एयर क्वालिटी वगैरह नापते हैं। जैसे पहला है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग 8 पॉल्यूटेंट लेते हैं, PM2.5, PM10, NO2, CO, SO2, NS3, लेड, अमोनिया, लेड और ग्राउंड लेवल ओजोन। फिर है सफर, ये भी पॉल्यूटेंट मॉनिटरिंग के लिए था। ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का इनिशिएटिव है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है, क्योंकि अगर ये मिस होता है हम लोग को जो पहले नजर में लगेगा, ये लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का इनिशिएटिव हो सकता है। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का इनिशिएटिव है, जिसको किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, पुणे में। और इसको चलाता कौन है? इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो सॉरी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट लेता है? PM2.5, मतलब प्राइम 5 में। आप लोगों ने कई जगह कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जैसा लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पी होंगे, तो आपको मैक्सिमम जगह सफर करेगा कि 5 मिली 5 पॉल्यूटेंट लेते हैं। तो 5 पॉल्यूटेंट में क्या करते हैं कि PM2.5 PM10 इसको ले लेंगे एज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे मैटर जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, जो 2.5 माइक्रोमीटर्स वगैरह ऐसा कुछ साइज होता है, और ये 10 माइक्रोमीटर्स वगैरह। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। और ये मेजर करते हैं बेंजीन, टॉलुइन और xylene की भी प्रेजेंस को, क्योंकि अपने अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ओके, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। आपको कई जगह हो सकता है मिले कि नहीं 5 है, यहाँ पर 9 कैसे हो गए। फिर एक गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल है। ये भी क्या, ये ये कोशिश करता है कि जो पानी में एसिडिफिकेशन ना हो, यूट्रोफिकेशन ना हो, और ग्राउंड लेवल ओजोन भी कंट्रोल में रहे। फिर अपना अगला है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। ये क्या, आप चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें जरूरी है कि उस हिसाब से अडेप्ट भी करें। अब जैसे बारिश कम हो रही है, तो हमें ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स लाने पड़ेंगे। ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स मतलब जो कम पानी में भी उग सके। हो सकता है हमें आगे गेहूं की ऐसी फसल उगानी पड़े कि जो कम से कम पानी, जितना हम लोग अभी इतना इरिगेशन कर रहे हैं उससे कम इरिगेशन से कम पानी में उस फसल की पैदावार हो सके। जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज है, इसको फंड कौन करता है? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, जिसको स्टैब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज है। अब जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज है, अब होगा क्या कि मान लीजिए आपको ये करना है, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स है जो SLACC के लिए चलाए जा रहे हैं। जो SLACC मतलब जो ट्रेनिंग दे सके एडेप्टेशन करने की, मतलब जिस हिसाब से क्लाइमेट एनवायरमेंट बदल रहा है उस हिसाब से हम लोग अडेप्ट कर सकें, उस हिसाब से उसके अनुकूल हो सके। एक कोर्स चलाया जाएगा जिसको कौन चलाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, NIR DPR, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि क्या रिसर्च करेगी, ट्रेनिंग करेगी, एक्शन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स इन रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। अब हमको अब ये भी देखने की जरूरत है, एकदम से हो सकता है हमसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सर्टिफिकेट कोर्स फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। अब चूंकि हम लोग यहाँ क्लाइमेट चेंज है, तो हम लोग को एक बार तो लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा चलाया जा रहा है। नहीं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज
लेके आया है इस कोर्स को। तो ये जो कोर्स है ये किस किस के साथ चलाया जा रहा है, इन कन्वर्जेंस विद महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और मनरेगा और अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इन सबके साथ मिलकर अपने SLACC को चलाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना क्या है। इस चीज को इम्प्रूव प्रेजेंट जो वुमेन फार्मर का स्टेटस है एग्रीकल्चर में, उनको सुधारना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब एम क्या है इनके SLACC के, जो ये कोर्स चलाया जाएगा। ये 200 क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंक्लूडिंग जो कि फार्मर्स होगा क्या, ये 200 ऐसे पर्सन बनाएगा जो कि आपको बताएंगे कि हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे, कम पानी लगे, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हमारा इरिगेशन का मेथड, जैसे अब हमें हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो उसमें हम फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन क्या होता है, अभी हम लोग देखते हो कि हमारे बोरवेल में जो पाइप से पानी छोड़ दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लड इरिगेशन। वो ना करके ड्रिप इरिगेशन किया जाए, या ड्रिप इरिगेशन क्या क्या किया जाए, ड्रिप इरिगेशन में कि थोड़ा थोड़ा काफी लंबे समय तक बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो फसल को दिया जाता है। हम लोगों ने जो आजकल हम देख रहे होंगे फ्लड इरिगेशन की जगह हम लोग शावर वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, जो खेतों में बिछा दी जाती है लाइन, वो भी यूज करने लगे हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स के थ्रू, उसमें भी फ्लड इरिगेशन के मुकाबले कम पानी लगता है। तो यही सब चीजें बताएंगे हमें क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की आप कैसे क्रॉप ग्रो करेंगे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कभी जाड़ा लंबा खिंच गया, कभी गर्मी लंबी खिंच गई, तो हमें उसके अनुकूल क्रॉप को कैसे ग्रो करें ताकि हमारा नुकसान ना हो, ये सब हमें ये लोग बताएंगे। और क्या होगा, ये 100 और लोगों को तैयार करेगा कि कैसे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे प्लानिंग करते हुए हम रोजगार संचय कर सकें, मतलब रोजगार ढूंढ सकें। और कि हम जैसे किसी का मान के चलिए खेत में कैसे पैदावार कम हो गई तो हमें बताया जाएगा कि एनिमल हस्बेंड्री तरफ मूव करो, मतलब डेयरी वगैरह लगाओ। ये अपने मेन SLACC के ऑब्जेक्टिव है। SLACC का सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल लाइवलीहुड जैसे आप लोग नाम से देख रहे हैं, जो काफी लंबे समय तक चल सके बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। अगला हम लोग देख लेते हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन। ये क्या है, इन लोगों ने कहा कि भाई आप अब मान के चलिए कि आपकी कोई 2 मोटरसाइकिल है, एक फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करती है, एक फ्यूल एक कम तेल खाती है। मान चलिए एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ए है, वो 50 किलोमीटर चलती है और फ्यूल कितना खाती है, 1 लीटर। दूसरी मोटरसाइकिल है वो 50 किलोमीटर चलती है, जो कि 2 लीटर फ्यूल खाती है, 2 लीटर तेल खाती है। तो जाहिर सी बात है जो जितना ज्यादा तेल खाएगा वही उतना ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाएगा। तो इन्होंने क्या रेगुलेशन दी है की है कंपनी की, भाई आप अपनी गाड़ियों का इकोनॉमी है, एवरेज है, वो सुधारिए। वो सुधारेंगे तो जाहिर सी बात है फ्यूल कंजम्पशन यानी जो तेल की खपत है वो भी कम होगी। ठीक है, कैसे, लोअरिंग फ्यूल कंजम्पशन बाय लोअरिंग CO2 emissions, या वाइस वर्सा, लोअरिंग CO2 emissions बाय लोअरिंग फ्यूल कंजम्पशन। होता क्या है कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये उल्टा है, ये एक्चुअली सिनोनिमस होता है। आप जितना ज्यादा फ्यूल बर्न कर पाएंगे, जितना अच्छे से फ्यूल बर्न हो पाएगा, जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आपका फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा, पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा एनर्जी यानी उतनी अच्छी फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी। जितना ज्यादा आपने देखा होगा कि जैसे कोई लकड़ी जल रही है, अगर आप जलती लकड़ी पे हल्का सा पानी डाल देंगे
तो एकदम से धुआं छोड़ती है, वो अनबर्न होती है, पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाती। और वहीं अगर लकड़ी पूरी जल जाए तो इतना ज्यादा वो धुआं नहीं दे रही होती। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फ्यूल पूरी तरह से जल नहीं रहा है तो ज्यादा कार्बन जो CO2 एमिशन होगा, और जाहिर सी बात है पूरी तरह से जल नहीं रहा तो हमें पूरी एनर्जी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो अब कैप रेगुलेशन क्या है? कैप रेगुलेशन है कि अपनी कंपनियों को ये कहा गया है कि 10% से अधिक फ्यूल एफिशिएंसी मतलब एवरेज बढ़ाया जाए कारों का, तब 2017 से 21 और 21 के बाद उनकी जो एवरेज है वो 30% और बढ़ा होना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी है 2022 से 30% और बढ़ी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? एवरेज कॉर्पोरेट CO2 एमिशन फ्रॉम व्हीकल मस्ट बी लेस देन 130 ग्राम पर किलोमीटर। जो अपने CO2 एमिशन है 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम होने चाहिए 2022 में, और 2022 के बाद से ये 113 ग्राम पर किलोमीटर यानी और कम कर देने चाहिए आप। ओके, एवरेज कॉर्पोरेट CO2 एमिशन। अब इसमें है क्या कि कॉर्पोरेट एवरेज ऐसे लेते हैं कि हमारे पास मान के लिए हम लोग 4 गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, कोई 1000 सीसी की है, किसी का एवरेज अच्छा है, कोई इलेक्ट्रिक पे चलती है, कोई LPG पे चलती है, कोई CNG पे चलती है। तो हमें जो एवरेज एमिशन लेके आते हैं प्रति गाड़ी वो 130 ग्राम पर किलोमीटर से कम लेके आते हैं 2022 तक, और उससे और कम करने 2022 को 113 ग्राम पर किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं अगला अपना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है? इसमें बेसिकली गोदावरी तेलंगाना जो कि एक वाटर डेफिशिएंट स्टेट हम लोग कह सकते हैं इसको, जरूरत थी इसके इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट लगभग 45 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट भी करेगा और 70% ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम भी यही सॉल्व करेगा। इसमें क्या है, गोदावरी और प्रणहिता रिवर जहाँ मिलती है, प्रणहिता नदी जहाँ मिलती है, वहां पे एक बराज बना दिया गया है। कौन सा? नदी गड्ढा बराज। इससे वापस पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जाएगा जो कि पूरे तेलंगाना को ड्रेन करेगा। है क्या? तेलंगाना ऊंचाई पे, तेलंगाना हल्की सी ऊंचाई पे और गोदावरी थोड़ा नीचे बहती है। गोदावरी बहती है 100 मीटर बिलो सी लेवल, और तेलंगाना में वो है लगभग 300 से 400 मीटर अबव सी लेवल, यानी समुद्र तट के 300-400 मीटर ऊपर, और गोदावरी बहती है 100 मीटर नीचे है। तो जाहिर सी बात है पानी कम रहेगा तेलंगाना में गोदावरी नदी जितना वो तेलंगाना में बह रही है। तो जाहिर सी बात है गोदावरी में जहाँ फ्लो ज्यादा है वहां से उठा के हमको जहाँ फ्लो कम है वहां पे पानी दे रहा है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है? मेडीगद्दा बराज जो कि जयशंकर भूपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कहाँ छोड़ा गया? कोंडा पोचमपा सागर में। बस अपने को ये इसमें हम लोग देख लेंगे गोदावरी रिवर और प्रणहिता कॉन्फ्लुएंस में। फिर इसके बाद हम लोग जो छोटी छोटी हैं देख लेते हैं। एक है G20 इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक। हम लोग देखना ओशंस में जो प्लास्टिक गार्बेज है, जो प्लास्टिक का कूड़ा है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ पे? ये ओसाका में हुआ था, जो G20 मीट हुई थी उसी में G20 इम्प्लीमेंटेशन पेपर किया गया था। ये वॉलंटरी इन नेचर है। एक अपने बस इतना है कि वॉलंटरी इन नेचर है और बाइंडिंग नहीं है। इसमें हम लोग जैसे कंट्रोल किया जाएगा कि समुद्र में कम से कम कचरा फेंका जाए। फिर एक अलग से प्रोजेक्ट द्वारा प्रोजेक्ट ओशन क्लीन अप। ये क्या है? एक डिवाइस भेजी गई है जो कि ये क्या कहते हैं इसकी तरह होती है, नेट की तरह है, कि जाल की तरह है, जो कि जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज है हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में उसको इकट्ठा करके कहीं और रखा जाएगा। इसमें मदद कौन कर रहे हैं कि ओशन क्लीन अप करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने एशिया में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड? एशिया में आसियान कंट्रीज में डायरेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन दिया है फाइटिंग मैरीटाइम वेस्ट, यानी समुद्री कचरे को अपने का हल निकालना है।
फिर केरला ने लॉन्च किया है फर्स्ट रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। क्या है? जो कि केरल को नेचुरल डिजास्टर, हम लोग देख रहे हैं केरल में बाढ़ वगैरह काफी आ गई, सुनामी वगैरह से काफी इम्पैक्ट हुआ था, 2004 में सुनामी आई थी। और तो इनसे नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से, केरला कोस्टल स्टेट है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है केरल पे। तो इसमें क्या है कि केरल प्लस वर्ल्ड बैंक ने एक 200 मिलियन यूएस डॉलर 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से फाइट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ये पहली बार है कि वर्ल्ड बैंक ने किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी। वैसे क्या करता था वर्ल्ड बैंक, पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के किसी राज्य के साथ पार्टनरशिप करी है। हमने पिछले साल देखा था कि ये अप्रैल मई के महीने में दो वॉल्केनो है, माउंट एटना और माउंट सिनावन। माउंट एटना का है सिसिली इटली में, और माउंट सिनावन का है इंडोनेशिया, कारो एजेंसी, नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड की कोरो एजेंसी में। क्या है? ये दोनों एक कंपोजिट वॉल्केनो है। माउंट एटना कहाँ पे? ये अबव कन्वर्जेंट प्लेट माउंट, ये अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। ये क्या है? ये जो यूरोप का कॉकेसस रीजन है, कोई बता सकता है कॉकेसस रीजन कहाँ पे? कॉकेसस रीजन, कॉकेसस रीजन बेसिकली ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का रीजन है। ये रशिया का जो सदर्न पार्ट है, जॉर्जिया वगैरह को कवर करता है, जहाँ पे कॉकेसस माउंटेन्स वगैरह है। तो ये यूरोप का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप आउटसाइड कॉकेसस है। और कहाँ हुए हैं वॉल्केनिक इरप्शंस? मायोट आइलैंड, जो कि फ्रांस का, हम लोग ये पूछा जा सकता है पीटी में, क्योंकि ये न्यूज में रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन मायोट आइलैंड में, मायोट आइलैंड हुआ है। तो ये आइलैंड कौन सी कंट्री का है? जो कि वेस्ट इंडियन ओशन में है। ये फ्रांस का आइलैंड है, फ्रांस अधिकृत आइलैंड है। और कहाँ हुआ है? माउंट आगो, माउंट सोकोटान और माउंट अनक क्रकटाउ आइलैंड। यहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन हुई है। हम लोग क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह दे दी गई है, इस वजह से हम लोग ये जरूरी है। कंपोजिट वोल्केनो कोई बता सकता है क्या होगा? कंपोजिट वोल्केनो का बेसिकली फीचर ये होता है कि थोड़ा इसमें और ज्यादा थोड़ा ज्यादा विस्कस लावा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल और ऐश वगैरह के साथ इरप्शन होते हैं कंपोजिट वोल्केनो। फिर था अपना जो टॉपिक था, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है इंडियन आर्मी ने, कहाँ पे? फोर्ट विलियम्स में, अंडर आर्मीज ग्रोथ इनिशिएटिव। हम लोग को फिर से देखने की जरूरत है कि कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर स्टेटमेंट दिया गया कि ये CAQMS इज इंस्टॉल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हो सकता है हम लोग गलत करते हैं, नहीं, ये इंडियन आर्मी का बनाया है, कहाँ पे? तो विलियम्स में, अंडर आर्मीज गो ग्रीन इनिशिएटिव। ये इंडियन आर्मी का एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। फिर हम लोग बात करते हैं एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, ये कौन लेके आया है? ये गुजरात लेके आया है। ये विश्व की पहली एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन के लिए। पार्टिकुलेट पॉल्यूशन क्या हो गया? अपना एशेज वगैरह हो गए, या PM10 PM2.5। सूरत में क्या, सूरत में बहुत सारे डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा है। इसके लिए सूरत सिटी में एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूशन लेके आए।
इसमें अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जो पूरा स्कीम लेना है वो पर्टिकुलर पॉलिसी, यानी पर्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, बारी बारी से तो पार्टिकुलर से पीएम 2.5 या पीएम 10 हो गए। तो अपना ये जून का करंट अफेयर्स का एनवायरमेंट का लोग नेक्स्ट सेशन से कोशिश करेंगे 3 से 4 महीने का हम लोग इन्वायरमेंट निपटाएं, ताकि अपना अगले 3 ही 4 सेशन में हम लोग पूरा इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट के बाद कुछ दूसरा लेकिन, तो ऐसे कर करके हम लोग लगभग 8 रेलिवेंट टॉपिक्स आते हैं, क्वालिटी इकोनॉमी और क्वालिटी इकोनॉमी इन्वायरमेंट साइंस सेंटर, ऐसा हम जल्दी इस मंथ एंड तक हम लोग काफी ये सारे 8 के 8 कवर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज के सेशन में यहीं पे